गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है। आ रही है? ठीक है। आज काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए, क्या हो गए? आज छुट्टी थी आपकी स्कूल की क्या? नो सर। ओके। ये इस सैटरडे छुट्टी है क्या आपको? 26 को, परसों? नो सर। नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने थे, वो आज आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको घर पे ट्राई करने हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करूंगा। थोड़े से अलग लेवल के हैं, थोड़ा सा। लास्ट क्लास में कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर वगैरह? नो सर, लास्ट क्लास में तो आपने प्रॉपर्टीज बताई थी। प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है? तो सब लोग ध्यान से समझना, और कोई डाउट आए तो पूछना। सबसे पहले मान लो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जाना। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मान लो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं 0 से लेके सपोज 4, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बताओ जल्दी से, क्या लिमिट्स को ब्रेक करना होगा हमें? यस सर, ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये इसका आउटपुट हमेशा की इंटीजर आता है। मतलब इसकी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, अंदर से आउटपुट हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा, ठीक है? और आपको अगर ध्यान भी हो, अगर इसका ग्राफ में हल्का सा बना के दिखा देता हूँ आपको, 0 से 4 के बीच में, 0 से, हाँ सर, आपने बताया था मैंने, 0 से 4 में इसका ग्राफ जैसे यहाँ से लेके 0 पे वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। फिर 1 पे वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। तो 0 से 1 में अगर x की वैल्यू 0 से 1 में, तो y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। और x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 2, है ना? और x की वैल्यू अगर 3 से लेके 4 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? 3 आता है। अब 2.3 कहाँ पे लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में, ठीक है? 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 से ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। ओके। अब बताओ इसको लिमिट्स को कहाँ पे ब्रेक करना है? 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो सबसे पहले कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे? 0 से 1। सब लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो लिमिट्स ऐसे ब्रेक होगी। फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 लिमिट्स होगी, 2 से 3, फिर लास्टली कहां से होगी? 3 3 से से 4। ठीक है, कहीं डाउट आए तो पूछ लेना। अब अगर x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 0 से 1 है अगर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1 x के 0, इसकी वैल्यू सर 1 आएगा। नहीं, बताओ। अगर x की वैल्यू 0 से 1 है, x की वैल्यू 0 से 1 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 ही आएगा ना? जी सर। इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी x नहीं देगा, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देगा? कोई ना कोई वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर फिर x की वैल्यू अगर 1 से 2 हुई, तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? सर 1 1 है ना? तो 1 dx। फिर x की वैल्यू 2 से अगर 3 हुई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। बताओ, बोलो। सर 2 आएगा। 2 आएगा। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर देते रहो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 3 से 4 के बीच में, मतलब x की वैल्यू अगर 3 से 4 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब देखो, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। वेरी गुड। और फिर लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, 2 से 3। और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, 3 से लेके 4। अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 - 1 ट्वाइस ऑफ 3 - 1 प्लस थ्राइस ऑफ 4 माइनस, सॉरी 3 - 2 4 - 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3। तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? 6 यूनिट्स। 6 आंसर कितना आ जाएगा? 6। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ये मुझे क्या देता है? इसकी वैल्यू मुझे क्या, मतलब ये जो आउटपुट आया 6, ये मुझे क्या आउटपुट देता है? क्या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है इसका?
ये जो वैल्यू 6 है ये बेसिकली अपन ने 0 से 4 इसका जो इंटीग्रेशन किया है इसका क्या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है? एरिया अंडर हाँ क्या देगा? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, यस सर। मतलब एरिया मतलब बेसिकली एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मतलब जो एफ एक्स ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 में, 0 से 4 में एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है वो एरिया देगा। तो अगर यहाँ पे डायग्राम में आप दिखाना चाहो तो ये 6 कौन सा एरिया आएगा? 0 से लेके 4 में फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बना रहा है? तो कैसे दिखाएंगे यहाँ पे? ये फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बना रहा है? ये वाला। क्लियर है? 6 यूनिट्स है। ये एरिया Yes, एरिया sir. यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट? जी सर, अगर 6 मान लो यूनिट्स। है ना, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जगह अब देखो ये रेक्टेंगल से, ये रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का तो एरिया कितना था, लेंथ इनटू विड्थ। जैसे अगर ये मान लो 1 है, ये भी कितना है 1, ये विड्थ कितनी है 2, ये विड्थ कितनी है 3, और ये भी क्या है 1। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। तो देखो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1, इसका एरिया कितना आ जाएगा 2, इसका एरिया कितना आ जाएगा 3। इन तीनों को ऐड करोगे देखो 6 आ रहा है। सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, है ना, समझ में आ रहा है? हेलो, देखो तो ये 6 और ये 6 अब आ गया समझ में। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हमको क्या देगा? इसी के अंदर का एरिया अंडर कर्व। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या ये समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबको? यस सर। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन का टफनेस लेवल कब बनेगा? जब एक्स की जगह कुछ और आता जाए। अब हो सकता है एक्स की जगह कॉस एक्स आ जाए, साइन इनवर्स आ जाए, कॉस इनवर्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। तो उस केस में फिर लिमिट्स कैसे ब्रेक होगी वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिंपल था, एक्स था तो आपने इंटीजर्स पे लिमिट को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स की जगह कोई और फंक्शन आ जाएगा तो तब लिमिट्स कैसे ब्रेक होगी वो हमें सीखना है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 0 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार सोचो खुद से और मुझे बताओ इसकी लिमिट्स कैसे ब्रेक करना पड़े। अब जैसे वापस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर ये कोई ना कोई वैल्यू देगा, कोई ना कोई क्या देगा? इंटीजर वैल्यू। इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? इंटीजर वैल्यू। तो अब मेरी लिमिट्स अब कहां से कहां तक ब्रेक होगी वो आपको सोच के मुझे बताना है कि लिमिट्स अब मैं कहां 0 से से कहां। 1 से 1 एंड सोचो, 1 से 2। बाकी लोग भी सोचो एक बार। तो सोचा आपने, बताओ अब। सर 0 से 1 एंड 1 से 2। नहीं, मिस्टेक है उसमें, वापस सोचो। बोलो और कोई आंसर? लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक होगी? चलो मैं आपको सिखाता हूँ, देखो। सर आप बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये काफी अच्छा, ये बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आपको। जेई में तो काफी आते हैं, बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। कभी भी अब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जैसे पिछली बार हमने क्या देखा था कि 1 से एक्स था तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, डायरेक्ट इंटीजर्स की इंटरवल में इसको ब्रेक किया था। अब सेम काम हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 कहाँ पे हो रही है, एक्स की किन वैल्यू पे एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? अगर एक्स 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा, सर। है ना? ठीक है, यस सर।
ओके अगर फिर मान लो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में हुई तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 2 आएगा, है ना? ये सबको समझ में आ रहा है? फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 से 4 के बीच में हुई तो इसका अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे इस फंक्शन का, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 क्लियर है? यस ठीक सर है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट अपन वैल्यू तो एक्स की रखते हैं, लिमिट्स किसकी रखते हैं? एक्स की। तो अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा तो यहां से हम पता कर लेते हैं एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी। तो एक्स स्क्वायर अगर 1 से 2 है तो एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी? 1 से √2, है ना? स्क्वायर उधर जाके सर √2। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर 2 से 3 के बीच में तो एक्स कहां से कहां तक होगा? √2 से, √2 से √3 राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी अगर एक्स स्क्वायर, हमेशा आपको ये देखना ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये इंटीजर कहाँ पे हो रहा है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। फिर अगर ये 3 से 4 के बीच में तो यहाँ पे वैल्यू कहां से कहां तक होगी? √3 से √4। ठीक है, तो अपन ने क्या प्रेडिक्ट किया कि ये वैल्यू इंटीजर किन एक्स पे हो रही है, ये वैल्यू इंटीजर कहाँ कहाँ पे किन एक्स की किन वैल्यू पे हो रही है। ठीक है, तो आप देखो, अच्छा √4 मतलब 2 ही होता है, √4 मतलब क्या होगा? 2। यस सर तो आपकी लिमिट देखो कहां से कहां तक ब्रेक होगी, 0 से जाएगी 1 तक, 0 से जाएगी 1 तक, फिर 1 जी के बाद सर 1 से जाएगी √2 तक, फिर √2 से जाएगी √3 तक, सॉरी √2 से जाएगी √3 तक, और फाइनली लास्ट में जाएगा √3 से √4। लास्ट में जाएगा √3 से √4। ठीक है, तो बेसिकली 0 से 2 को हमने कैसे ब्रेक किया? 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4। अब देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 0 से 1 है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा? अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा? 0 से 1 ही होगा। और अगर एक्स स्क्वायर 0 जी से 1 है सर तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, पहली चीज। फिर अगर x की वैल्यू 1 से √2 है, x की वैल्यू अगर 1 से √2 है तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा, और एक्स स्क्वायर अगर 1 से 2 होगा उसका 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1। अगला का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2, फिर अगले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर आया तो फिर आपको लिमिट को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4। अब आप इसका इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1 से लेके √2, फिर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, √2 से लेके √3, 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3x, √3 से √4, √4 मतलब 2। ठीक है, तो फिर अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो √2 - 1 प्लस ट्वाइस ऑफ √2 - √3 प्लस थ्राइस ऑफ सॉरी 2 - √3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप सबको? सर तो हो जाएगा 3√2, है सर ना? तो ध्यान रखना ये माइनस, 2x में आपने √2 माइनस √3 किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ अपर लिमिट, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे √3 - √2, सॉरी सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 - √2। वेरी गुड। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब सही है? यस सर ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। मेन तो ये था कि आपको जब भी फंक्शन अंदर अगर ऐसा आता है तो उसको इस तरह से ब्रेक करना हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्या है? क्लियर है? यस सर ठीक, किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कैसे करना आपको? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका बस यही है कि आपको जो भी फंक्शन अंदर दिया हो ना, ध्यान सुनो, जो भी फंक्शन अंदर दिया हो वो देखो इंटीजर कहाँ पे हो रहा है। जैसे इसको अगर इक्वेट करोगे 1 से तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इक्वेट करोगे 2 से तो x की वैल्यू √2, इसको इक्वेट करोगे 3 से तो x की वैल्यू आएगी √3। तो जहां जहां पे भी ये इंटीजर होगा वहां वहां पे आपकी इंटरवल ब्रेक होगी। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही लॉजिक है कि जहां जहां भी अंदर वाला फंक्शन इंटीजर होगा वहां वहां पे मेरी इंटरवल क्या होगी? ब्रेक होगी। क्या है लॉजिक? समझ में आ रहा है सबको? यस सर ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? देखो दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। एक और क्वेश्चन इस पे मैं ले रहा हूँ, एक और लॉजिक पे, थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ेंगे इस पे हम। अगर आपको मान लो इंटीग्रेशन ऐसा दिया है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन दिया, बोला कि -∞ से ∞, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहां पे ये क्या दिया हुआ है? दिस इज डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ठीक है, थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है, लेकिन अगर आप ध्यान समझोगे तो इसको सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से सब लोग सुनना, इसको करने का तरीका क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन कैसे भी आए कर लोगे। जेई में देखो जनरल इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते तो स्पेशल फंक्शन ही बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना सब लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो अगेन मेरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा क्या, कि ये जो फंक्शन अंदर दिया हुआ है ये इंटीजर वैल्यू कब कब लेगा। इसको मान लो y, मान लो क्या, मान लो y, तो y इक्वल टू अपन ने मान लिया फॉर एग्जांपल कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू क्या मान लिया, कॉट इनवर्स x। अब इनकी वैल्यू इंटीजर किस x पे आएगी वो हमें सोचना है। अच्छा, सबसे पहले इसकी रेंज के बारे में सोचते हैं कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। कॉट इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है, बताओ, रेंज याद है कॉट इनवर्स की। सर 0 से पाई। हाँ वेरी गुड, 0 से पाई, ये सबको पता है। कॉट इनवर्स 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू पाई, मतलब 3.14, राइट। सर समझ में आ रहा है। तो इसकी देखो इंटीजर वैल्यू कहाँ कहाँ पे जाएगी, बेसिकली इंटीजर में क्या क्या हो सकता है, 0 से थोड़ा सा आसपास, या तो फिर 1 होगा, फिर क्या हो सकता है 2, या फिर क्या हो सकता है 3। इसके अलावा और कोई इंटीजर हो सकता है क्या, नो सर। है ना, नो सर। क्योंकि इसकी वैल्यू पाई मतलब कितना होता है 3.14, पाई मतलब 3.14 समथिंग, और ये 0 से ज्यादा 3.14 से कम, तो इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है 1, 2 और 3। इसके अलावा कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, और हमें, और ये जो फंक्शन है ये हमेशा इंटीजर पे ही ब्रेक होता है, ये फंक्शन हमेशा कहाँ पे ब्रेक होता है, इंटीजर्स पे। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर मान लो कॉट इनवर्स x 1 हुआ, तो यहाँ से पता करते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, इनवर्स उधर जाके कॉट हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा कॉट 1, कॉट 1 है ना। फिर अगर कॉट इनवर्स x 2 हुआ तो बताओ x कितना आएगा, कोट 2। कॉट 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉट ऑफ 2। फिर कॉट इनवर्स x की वैल्यू अगर 3 हो गई तो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट 3 आ जाएगी, कॉट 3। कॉट 3। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरा हमेशा ये वाला फंक्शन ब्रेक कहाँ पे होगा, इंटीजर्स पे ही ब्रेक होगा, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 यहाँ पे ब्रेक होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अभी और भी इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ग्राफ ध्यान से हमको पहले समझना होगा। देखो ग्राफ बनाते पहले इसका, तो ग्राफ से आपको और क्लियरिटी दिख जाएगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। वाई मतलब मान लो कॉट इनवर्स एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी आपने बताया मुझे कि इसकी रेंज होती है 0 से पाई, मतलब जो फंक्शन है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, 0 से लेके पाई के बीच में ही लाई करेगा, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा π/2। ठीक है, ओके। अब इसका अगर ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो देखो कैसे ग्राफ बनाता हूं, इसको ध्यान से देखो। अगर एक्स को मैं 0 रखता हूं इसमें कॉट इनवर्स में, अगर एक्स को 0 रखूं तो कॉट इनवर्स 0 डिफाइंड। नहीं सोचो आराम से, कॉट की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे आती थी, कॉट थीटा 0 कहां पे होता था π/2 पे। जी सर 90 पे। 90 पे ना, तो कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। देखो यस सर। कॉट 90, कॉट π/2 0 होता था, कॉट π/2 जी कितना सर। होता है 0 होता है, तो कॉट इनवर्स 0 अपना कितना होगा π/2 होगा, मतलब x को 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी π/2। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, है ना। यस सर। ठीक है, हाँ, और ये फिर ये फंक्शन ऐसा डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि 0 तो होगा ना, नहीं है। ठीक है, x इंफिनिटी मतलब बेसिकली कॉट की वैल्यू x अगर इंफिनिटी जाएगा तो कॉट का होता 0 होता है, क्योंकि कॉट 0 नॉट डिफाइन होता है, याद है आपको। कॉट यस सर। 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, इंफिनिटी की तरफ जाता तो कॉट अगर 0 हो जाता तो नॉट डिफाइन हो जाता, तो नॉट डिफाइन पे कॉट की वैल्यू क्या होती थी 0, तो ये इधर जाएगा ऐसा और ये ऐसा जाएगा। इसलिए तो हम बोलते थे कि कॉट इनवर्स की रेंज 0 से लेके पाई, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। तो ये कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाया, क्या ये समझ में आ गया कॉट इनवर्स का ग्राफ सबको। यस सर। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या चेक करना, वापस सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना कि y की वैल्यू इंटीजर कहां कहां पे आएगी, y की वैल्यू इंटीजर, देखो y इंटीजर कहां कहां पे, तो 0 पे, फिर यहाँ पे कहीं 1 आएगा बीच में, यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर 1 π/2 मतलब 1.57 समथिंग, फिर आएगा 2 यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे कहीं आएगा 3। ठीक है, y की वैल्यू इंटीजर कहां कहां पे होगी वो मैंने मार्किंग कर ली, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, y की वैल्यू। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग देखो ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है वो मैं लोकेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है। अगर ये y की वैल्यू है तो ये पॉइंट है इस y के करस्पॉन्डिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग x यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 1 x किस पे आ रही थी, कॉट 1 पे, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा कॉट 1।
2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, y की वैल्यू 2 इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोट 2 कोट 2 तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका cot 2, मतलब cot 2 इस साइड आएगा। और 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, ये वाला, मतलब cot 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो cot 3 नेगेटिव होगा, cot 2 भी नेगेटिव होगा, cot 1 पॉजिटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वैसे भी देखो एंगल 2 जो है 2 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, π/2 से पाई के बीच में। 2 रेडियन कहाँ पे आएगा, π/2 से पाई के बीच में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉट क्या होगा वहां पे, नेगेटिव। 3 भी क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे भी क्या होगा, नेगेटिव। तो अब आपको इंटीग्रेट कहां से करना था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आपकी देखो लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक होगी, अब ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था इसको आप ब्रेक करेंगे। तो ध्यान से देखो, तो ये सबसे पहले देखो कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके cot 3 तक, सर। अब फिर जाएगा आपका cot 3 से लेके cot 2 तक, फिर cot 3 से लेके cot 2, फिर cot 2 से लेके cot 3 तक। जहां जहां भी इंटरवल में के अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं वहां पे क्या होगा, ब्रेक। और फिर cot 1 से लेके इन्फिनिटी, cot 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो इंटरवल थी उसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, cot इनवर्स के केस। अब देखो ध्यान से वापस समझा रहा हूँ। अब x की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से cot 3, तो ग्राफ ये रहा, x की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से लेके cot 3 तक रहा, तो मेरा ये ग्राफ है। तो अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक है तो उस केस में y कहां पे कहां तक है, 3 से लेके 3 पाई के बीच में। अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक है तो y इसके बीच में। अगर उसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा तो बताओ कितना आएगा, इन पॉइंट्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगा। 3 से लेके Yes, पाई के sir. बीच में अगर वैल्यू y की वैल्यू 3 से पाई के बीच में हुई, y की वैल्यू 3 से पाई के बीच में हुई, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। मतलब है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से cot 3 में x की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से cot 3 हुई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। अब cot 3 से cot 2 देखो ध्यान से, तो cot 3 से cot 2 के बारे में चेक करते हैं। तो cot 3 से cot 2 मतलब ये, अगर x की वैल्यू cot 3 से cot 2 हुई तो उसके लिए ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। अब ये ग्राफ में y की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 2 से 3 के बीच में, है ना। सर। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर y का ही लेना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और लास्टली जब cot 3 से cot 1, तो cot 3 से cot, सॉरी यहाँ पे cot 2 आएगा, सॉरी cot 2 से लेके cot 1, तो cot 2 से लेके cot 1 की अगर हम चेक करें, ये वाला इंटरवल cot 2 से cot 1, तो उसमें ग्राफ ये वाला है। और ये ग्राफ किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से लेके 2 के बीच में। और 1 से लेके 2 के बीच में अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा बताओ, 1। वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 1 dx। और लास्ट इंटरवल बताओ क्या हो गया मेरी, cot 1 से लेके 0 इन्फिनिटी वाली, हाँ 0 हाँ 0 आ जाएगा। cot 1 से लेके इन्फिनिटी मतलब ये वाली इंटरवल, इस इंटरवल में मेरा ग्राफ ये वाला है। और ये जो ग्राफ है इसमें y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 0। अब आप इंटीग्रेट कर लोगे आसानी से, फिर लिख देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आएगा, यहाँ पे आपको माइनस इन्फिनिटी देंगे, यहाँ पे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू दे देंगे। मान लो यहाँ पे आपको वैल्यू कोई दे दी, इधर कोई ना कोई वैल्यू ले लो, मान लो -20 ले लो, क्या ले लो, -20। ठीक है, तो हो जाएगा -20 से लेके, ताकि आपको लिमिट रखने में आसानी लगे। और यहाँ पे भी मान लो कोई ना कोई वैल्यू ले लेते हैं अपन 10, क्या ले लेते हैं, 10। तो 10 कहीं ना कहीं आगे आएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो फाइनल लिमिट आपकी आ जाएगी 10। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेवल अच्छा था इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको लॉजिक ये रखना है हमेशा कि जो भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ रहा है वो इंटीजर कहाँ पे हो रहा है, तो वाई एक्सिस पे ये इंटीजर कहाँ पे जा रहा है, तो वो चेक करना है। हमेशा क्या करा करो, ग्राफ बना लिया करो और फिर देख लिया करो कि वाई एक्सिस पे इंटीजर वैल्यू कहाँ पे आ रही है। अगर ये काम कर लिया तो आपका मतलब आपको मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये किस एक्स की वैल्यू पे हो रहा है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे एक्स वाई की वैल्यू 0 से 1 कहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे, उसके लिए एक्स कहां से कहां तक रखा, cot 2 से cot 1। फिर y की वैल्यू 1 से 2 कहां पे हो रही थी, ये हो गई। 2 से 3 कहां पे हो रही थी, यहाँ पे, तो उसके लिए x क्या रखा, cot 3 से cot 2। ठीक है, तो एक घर पे जाके एक बार और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। तो 2 तरह के क्वेश्चन अपन ने लिए आज फिलहाल, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो उस केस में हमने कैसे इसको इंटीग्रेट किया तो समझ में आ गया आपको। क्या कोई डाउट है,
सर ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली ये क्वेश्चन में सर एक बार ग्राफ रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला रिपीट करूं? सर ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ऐसे क्यों गया? ये तो कॉट इनवर्स का ग्राफ है, अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। या फिर आप इसे ऐसे सोचो, देखो मैंने वैल्यू प्लॉट कर करके करा, एक्स अगर जीरो होगा तो एक्स अगर जीरो होगा तो एंगल कौन सा आएगा? पाई/2, क्योंकि कॉट पाई/2 मेरा जीरो होता है। दूसरी चीज, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर ग्राफ आपको प्लॉट करना तो एक तरीका और भी है, मान लो कॉट इनवर्स एक्स है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? -1/1 + x²। याद आया? हाँ है ना? अब ये वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर dy/dx नेगेटिव तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो ये डिक्रीजिंग बना दिया, मतलब यहाँ पे वैल्यू पाई/2, उसके बाद फंक्शन क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। और आपको ये भी पता है कि कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। कॉट जीरो, कॉट पाई, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉट डिफाइन। तो देखो जीरो पे मतलब इंफिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी? जीरो और पाई। इंफिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी? जीरो और पाई। माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू आएगी पाई, प्लस इंफिनिटी पे एंगल कितना आएगा? जीरो आएगा। और फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग बना दे। क्लियर है? हाँ। ठीक है, ओके। बाकी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके ग्राफ आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये वाला क्वेश्चन घर पे एक बार खुद से बिना देखे वापस ट्राई करना और फिर इससे मैच करना अपने आंसर। ठीक है, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पहली बार में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगते ही है, लेकिन आप खुद से एक बार वापस ट्राई करोगे इन तीनों क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, एक और वेराइटी जो इसमें आती है नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मान लो इसका इंटीग्रेशन करना कोई किसी इंटरवल 0 से लेके मान लो 4 तक dx। ठीक है, तो बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट याद है आपको? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता था? जैसे मान लो ऐसा है 2.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.3। हाँ 0.3 याद आया। जो डेसिमल पोर्शन होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट बताया था आपको। और मान लो अगर इंटीजर पूछता तो इंटीजर पार्ट क्या आता था? उसको 2 आ जाता, सर है ना? याद आ रहा है? यस सर ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ऐड करेंगे, देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 2.3 कितना आ जाएगा? 2.3। या फिर ऐसा हम लिखते थे वापिस इसको, x को हम क्या लिख सकते हैं? ब्रेक करके, या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x को हम ऐसे लिखते थे, x कैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर से बनता है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यस सर। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए चाहो तो एक तरीका ये है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 0 से लेके 4, x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या पहली स्टेप समझ में आई? यस सर सर फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ, देखो x जो होता है ना, कोई भी नॉर्मल फंक्शन, उसको हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। x जो वैल्यू, उसको उसके फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लो कोई वैल्यू मान लो 5.4, तो 5.4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 + 0.4 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये है क्या, ये 5 जो है तो 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, और ये क्या है? उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ये क्या? उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी तरह से मैं बोला x को मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा? ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आया? यस सर। सर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ब्रैकेट्स आप ये अपने उसमें नहीं पढ़ा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में। पढ़ा था। हाँ, ये फंक्शंस की क्लास में बताया था। आप एब्सेंट थे फंक्शन क्लास में? यस सर। हाँ, ये पहले आप फिर फंक्शन के एक बार आप पढ़ना, मैंने फंक्शन वाली क्लास में सब सारी चीजें बताई थी, इनके ग्राफ भी बताए थे और इनके बारे में डिटेल बताया था कि ये जो होते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक बार आप वो वाला लेक्चर देख लेना रिकॉर्डिंग से, है ना? ओके सर। हाँ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे, तो x को इंटीग्रेट अलग कर देंगे हम और ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इंटीग्रेशन 0 से 4, ये भी 0 से 4। ठीक है, x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही, x² 2 0 से 4। अब बताओ इसको कैसे करेंगे वापस? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अब ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 में।
इसको ब्रेक करना पड़ेगा और अलग अलग वैल्यू आएगी। 0 से 1 में वैल्यू आ जाएगी 0, 1 से 2 में वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर इंटीग्रेट कर दोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कर लोगे आगे सॉल्व? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, काफी अच्छा तरीका है वो भी। आपको पीरियोडिक फंक्शन भी मैंने पढ़ाया था, याद आया? पीरियोडिक फंक्शन यस सर। क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन थोड़ा सा हल्का सा बता दो। जो रिपीट करते हैं फंक्शन, सर्टेन इंटरवल पे, हाँ वापस बोलो एक बार। रिपीट करते हैं एक इंटरवल में। हाँ वेरी गुड। किसी एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन जैसे sin x हो गया, sin x हर 2 पाई के बाद sin अपने आप x। को रिपीट करता है, तो sin x Yes, का 2 पाई हो गया। tan x हर पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, tan x का पीरियड कितना हो गया? पाई हो गया। वैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड कितना होता है? इसका अगर आपको ग्राफ ध्यान हो तो ये इसका जो ग्राफ है मैं बना के दिखाता हूँ आपको। चलो एक बार मैंने बनाया भी था, एक बार वापस देख लो। इसका जो ग्राफ है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो जो वैल्यू x होगी वही y आएगा। मतलब y इक्वल टू, मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, अगर y इक्वल टू क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 के लिए बीच में लाई करेगी तो इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू x। जो y इक्वल टू x लाइन होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, इसको आपको समझना हो तो ऐसे समझो, अगर इनपुट x की वैल्यू 0.3 है या फिर x की वैल्यू 0.4 है, 7 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.3 आएगा। और इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.7 ही आएगा। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। जो इनपुट होगा वही क्या होगा? आउटपुट। तो इस केस में तो 0 से 1 में ग्राफ में क्या, कौन सी लाइन होती है? y इक्वल टू x। 0 से 1 में ग्राफ कौन सा होता है? y इक्वल टू x। अब ये सेम ग्राफ क्या होता है? बार बार रिपीट होता जाता है। ये सेम ग्राफ क्या होता है? हर इंटरवल में रिपीट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी? 0 से 1 के बीच में आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट y की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। फिर वापस से ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, मतलब हर 1 इंटरवल के बाद ग्राफ क्या होता है? रिपीट होता है। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ का कहने का मतलब, अब देखो आपको 0 से 4 तक का इंटीग्रेशन का एरिया निकालना है, तो अगर आप यहाँ से का एरिया निकाल दो और उसको 4 गुना कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, है ना? बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, अपन अगर इंटीग्रेशन 0 से 1 कर दें, 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, और उसको काई से मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो भी आंसर अपना सही आएगा, क्योंकि हर इंटरवल में ग्राफ क्या है? सेम ही है। हर इंटरवल में ग्राफ क्या है? सेम। तो पहले इंटरवल का निकाल दो, फिर 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अगर मान लो यहाँ पे 14 भी पूछा होता, क्या पूछा होता? 14, तो क्या करते? 14 से मल्टीप्लाई कर देते। 15 पूछा होता तो काई से मल्टीप्लाई कर देते? 15 से। 0 से 1 में इंटीग्रेशन करते, फिर जितनी बार पूछा होता उससे क्या कर देते? मल्टीप्लाई। क्या है, समझ में आया? सर ये x, इसमें हम ये से पार्ट, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे करते हैं अलग से में? क्या कह रहे हो? सर फिर से वैसे तोड़ते हैं कि x माइनस ग्रेटर देन 0 x में। फ्रैक्शनल पार्ट को तो अगर मान लो कुछ भी दिया तो आप उसको यही लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो क्या लिखना पड़ेगा? यही। फिर इसको आप अलग अलग कर सकते हो। लेकिन अगर 0 से 1 की बात करूं मैं, अब देखो ये हर लाइन की यहाँ पे इक्वेशन अलग अलग होगी। यहाँ पे आप लाइन, ये लाइन है एक तरह की, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो हर इंटरवल में y की इक्वेशन क्या है? अलग अलग आएगी, है ना? स्ट्रेट लाइन की ना, सर। और बस 0 से 1 में y की इक्वेशन कितनी? x के बराबर। मतलब जो पूरा फंक्शन है y, ये किसके बराबर? x के बराबर। तो आप 0 से 1 में अगर इंटीग्रेट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x ही लिख सकते हैं। y की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो? x के लिए। लेकिन कब? 0 से 1 में। सर ये पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ पीरियोडिक फंक्शन सर है। जीरो, तो जैसे हमारा इसमें इस वाले क्वेश्चन में 0 से 4 दे रखा था, तो उसमें 0 से 1 करके 4 टाइम्स कर देता आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में यही होता है। इसकी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आज। पीरियोडिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी होती है कि पीरियोडिक फंक्शन में आप एक इंटरवल में आंसर निकाल लो, फिर उसको जितनी टाइम्स पूछा उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 1। इसका पीरियड है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है। हाँ पीरियोडिक होता है। देखो ना, हर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, हर 1 के बाद अपना ग्राफ रिपीट हो रहा है ना इसका। आगे भी ऐसे रिपीट Yes, होता sir. जाएगा, आगे भी ऐसा ग्राफ क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है? 1। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला इसका पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है? ये तो ग्राफ से ही पता चला हमने। ये तो ग्राफ आपको जो बताया था मैंने पहले एक बार, कि ग्राफ से ही आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक फंक्शन है। ध्यान रखना पड़ेगा ग्राफ इसका आपको, दोनों आपको। जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ बताया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर का। हाँ ठीक है। अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब मतलब 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होगा? y इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² बाई 2, 0 से 1
अब 4 टाइम्स कर दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा 1/2, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इससे जल्दी हो जाएगा अगर ये वाला तरीका ध्यान रहेगा तो। यहाँ से थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये तरीका अपना लोगे तो और जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन ऐसा पूछा होता 0 से 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो बताओ क्या लिखते हैं? फिर 0 से 1 7 टाइप कर 7 देते टाइम्स करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें अपन ऐसा, इसमें प्रॉपर्टी ये लग रही है, देखो ध्यान से वापस समझाता हूँ। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 0 से 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। अब इसका पीरियड कितना है 1 है, तो ये जो भी इसके पीरियड के साथ मल्टीप्लाई है तो वो आगे आ जाता है। वो क्या आ जाता है आगे, तो 7 आगे आ जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 में क्या आ जाएगा x के बराबर। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी x के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो x²/2 0 से 1, तो वापस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, और देखो यहाँ से इसका अगर आप एरिया, वैसे भी देखो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया कितना आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1, तो एरिया कितना हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना हो गया हाफ। तो ये हाफ है तो 4 बार करोगे तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस, तो 1/2 × 4 कर देंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे भी क्या 1/2 × 7, तो आंसर कितना आ गया 7/2। ये लॉजिक भी समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। देखो 0 से 1 में एरिया कितना आ रहा है 1/2, तो 0 से 4 में कितना आ जाएगा उसका 4 गुना। 0 से 7 में कितना हो जाएगा उसका 7 गुना, तो 7 गुना इंटू 1/2 7/2 हो जाएगा। चाहे ये लॉजिक लगो या ये लॉजिक लगो, मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझो पीरियोडिक फंक्शन की, ये लिख भी लेना। इफ fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन, if fx is a periodic function, ठीक है, if fx is a periodic function whose period is t, ठीक है, अगर fx मान लो एक पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड है t, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से nt fx dx। अगर इंटीग्रेशन मान लो 0 से nt हो रहा है n टाइम्स t, where t is the period, तो ये n आगे आ जाएगा, ये n क्या आ जाएगा आगे, और इसको हम लिख देंगे 0 से t fx dx। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि अगर मान लो किसी पीरियड t में n से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी पीरियड t में क्या हो रहा है n से मल्टीप्लाई, तो n को आप आगे ला सकते हो, मतलब बेसिकली 0 से t का इंटीग्रेशन कर दो और n टाइम्स क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है हर t इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो जो एरिया 0 से t में होगा उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही एरिया मेरा 0 से nt का आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जैसे मान लो इसको एग्जांपल समझ लो, ऐसा जैसे मान लो कोई ग्राफ है पीरियोडिक फंक्शन का, ऐसा ऐसा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, मान लो कोई 0 से मान लो ये 3 6 9 12, इसका एरिया पूछा, क्या पूछा है एरिया, तो बोला 0 से 12 में इसका एरिया निकालो। क्या पूछा 0 से 12 में इस फंक्शन का क्या निकालो एरिया निकालो। अब इसका फंक्शन का पीरियड बताओ कितना है 3 कितने में रिपीट कर रहा है 3 में सर 3 है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 4 3 × 4। हाँ 12 को क्या लिख सकते हो 3 × 4 fx dx। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं वापस वही कि 0 से 3 का इंटीग्रेशन निकालो और ये 4 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, इसका पीरियड कितना हो गया t4 क्या आ जाएगा आगे fx dx। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया 0 से 3 में होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, मतलब 0 से 3 के एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो यही लॉजिक है, कभी भी t से अगर n के साथ t मल्टीप्लाई तो n क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा। क्लियर है? ये पीरियोडिक फंक्शन के केस में, जब भी कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक हो तब, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से समझ लो 0 से लेके अगर मान लो हुआ 20 पाई साइन एक्स, ठीक है, तो बताओ साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना पड़ेगा 10। ठीक है, अब बताओ आगे क्या आएगा 10 आगे आ जाएगा 10 आगे आ जाएगा, तो 10 को आगे ले लोगे और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई साइन एक्स dx। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है।
कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उसमें अगर ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो n आगे आ जाएगा, n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का भी मैंने आपको एक लेक्चर ले चुका हूँ, तो जिसका अगर पीरियोडिक फंक्शन का लेक्चर मिस है वो भी रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन समझ में आया आपको आज के कैसे कैसे हमने किए। एक फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन लिया और एक 2-3 ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन किए। थोड़े से सब लेवल थोड़ा सा अच्छा था, सब में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप घर पे जाके एक बार इनको अच्छे से ट्राई करना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो अब थोड़े से बच्चे क्वेश्चन वो मैं ट्राई करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मैंने आज क्वेश्चन लिए थे, उसमें अगला क्वेश्चन है हाँ ये वाला मॉड ऑफ, अब मॉड्यूलस वाले फंक्शन सिखा देता हूँ आपको। चलो स्पेशल फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन। मान लो ऐसा दिया है मॉड ऑफ x-3 का इंटीग्रेशन करना है 0 से 5, तो बताओ कैसे करोगे? सर पहले तो क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे ना। हाँ क्रिटिकल वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। और इसको लिमिट को 3 पे ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 3 क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे 3 पे ब्रेक होगा। अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो इस मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x-3। वेरी गुड, x-3। और x की वैल्यू अगर 3 से कम है तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस x-3। वेरी गुड मॉड्यूल। तो ये आपने फंक्शन पहले अपने जो फंक्शन था f उसको डिफाइन कर लिया। जैसे ये देखो इन सब क्वेश्चन में अपन कर क्या रहे हैं, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो, चाहे मॉड्यूलस फंक्शन हो, ये सब स्पेशल टाइप के फंक्शन है। इनकी वैल्यू हम पहले डिफाइन कर लेते हैं इंटरवल में और फिर इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं। अब इंटीग्रेशन 0 से 5 है तो अपनी लिमिट को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 0 से लेकर 3 तक, और फिर कहां से कहां तक? 3 to 5। तो 0 से 3 मतलब अगर x की वैल्यू 0 से 3 हुई, 3 से मतलब कम हुई, तो इसका ग्रेटेस्ट ये मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। वेरी गुड। और x की वैल्यू अगर 3 से 5 हुई, 3 से ज्यादा हुई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x-3। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लोगे आप? यस सर। तो ध्यान रखना ऐसे मॉड्यूलस वाला फंक्शन है तो इसे करना। अब इसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया था स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक वाला x² - 4x + 3। चलो इसको ट्राई करते हैं। सब लोग लिखो इस क्वेश्चन को, x² - 4x + 3 का इंटीग्रेशन आपको करना 0 से 4 में, और इसका मॉड्यूलस लिखा हो, ये मॉड के अंदर लिखा हो। चलो आप ट्राई करो, तब तक मैं इसमें एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करता हूं। यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 से 4 मॉड्यूलस ऑफ x² - 4x + 3। तो इसमें बताओ क्या लॉजिक लगेगा? सबसे पहले क्या करें, पहला x की स्टेप हम वैल्यू क्या निकालेंगे, स्प्लिट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे 2। हाँ मतलब बेसिकली इसके फैक्टर बनाओगे? जी सर, फिर उससे 2 लिमिट हो जाएंगी हमारी, 2 उसमें टूट जाएगी। सबसे पहले हमेशा हाँ यही करना, हमेशा सबसे पहले फैक्टर बना लेना। तो बताओ इसके 2 फैक्टर क्या आ रहे हैं? 3 and 1। हाँ, तो क्या लिखूं यहाँ पे? 3 and 1। तो क्या लिखूं? x - 3 x - 3 and x x - वेरी गुड। इसके 2 फैक्टर क्या बन जाएंगे? x - 3 और x - 1। अब मुझे बताओ अब लिमिट्स कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगी, कहाँ से कहाँ तक? सर 0 से 1 and 3 से 4। 0 से 1 0 से 1, 1 से 3 1 to 3 and 1 3 to से 3 4। 3 to 4। वेरी गुड, 1 से 3 3 से 4, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर अब x की वैल्यू 0 से 1 हुई, अब देखो यहाँ पे मॉड है ना। अब अगर x की वैल्यू, अब ध्यान समझना, अब देखो ये जो मॉड है या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। बेसिकली जो फंक्शन है f(x) x² - 4x + 3, या तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ओपन होगा ऐसा कैसा, या फिर नेगेटिव ओपन होगा। मतलब या तो इसकी वैल्यू x² - 4x + 3 ओपन होगी, या फिर नेगेटिव टाइम्स ऑफ x² - 4x + 3 ओपन होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पे डिपेंड करता है? अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये ओपन होगा, और अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये ओपन होगा, राइट सर। ये बेसिक लॉजिक सबको पता है सर है ना। हाँ अब चेक करते कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव। तो 0 से 1, अगर x की वैल्यू 0 से 1 हुई तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बताओ कैसा रहेंगे? सर पॉजिटिव रहेगा। नहीं x दोनों वापिस सोचो, अगर दोनों नेगेटिव हैं। हाँ दोनों नेगेटिव। तो ये पूछना इंडिविजुअली बताओ, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करी तो x - 3 क्या होगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव? नेगेटिव। और x - 1 भी नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में डायरेक्ट
आउटपुट यही आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस Yes, 4x प्लस 3। क्लियर है? यस सर। ओके, अब चेक करते हैं 1 से 3 में। अब 1 से 3 में बताओ, सोचो आराम से, एक मिनट इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूं। नेगेटिव सर नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव सोचो नेगेटिव सर, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। चलो देखते हैं 1 से 3 मतलब 1 से ज्यादा 3 से कम, तो 1 से ज्यादा अगर होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ 1 ये से ज्यादा पॉजिटिव है। positive, लेकिन 3 से कम में ये नेगेटिव। पॉजिटिव है। लेकिन तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या ओपन होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और लास्ट केस में 3 से अगर ज्यादा हुआ तो सर पॉजिटिव ही आएगा, दोनों पॉजिटिव है। 3 से ज्यादा हो, वेरी गुड, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। द डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आप इसको अलग अलग आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया है। तो देखो आज की क्लास में इसलिए इंपॉर्टेंट यही थी क्योंकि आज अपन ने सारे स्पेशल टाइप के फंक्शन पढ़े। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, चलो एक मॉड्यूलस पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन बोला गया है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x 0 से पाई बाई 2। ठीक है, आई मॉड्यूलस थिंक अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x और इंटीग्रेशन है 0 से। sin x sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस अंडर रूट को आप लिख दोगे क्या, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, मतलब जिसके Yes, अंदर sin। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट की, रूट ई से बाहर आ जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी? sin x माइनस cos x। नहीं, ये गलती कर दोगे, बताओ। मोड मॉड लगेगा। देखो आपको मैंने एक बार प्लस माइनस बताया, दोनों आएगा ना। हाँ अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो बाहर बन के क्या आता है, मॉड एक्स बन के बाहर आता है। बहुत बार पहले बोला था एक बार, है ना? तो ये हमेशा बताया था आपने। ये जल्दबाजी में गलती करवा देगा आपको। नहीं तो रूट के अंदर से, स्क्वायर रूट के अंदर से जब कोई भी क्वांटिटी बाहर आएगी, इसको कैसे लिखोगे, मॉड एक्स। क्या लिखोगे, मॉड एक्स। तो ये क्या बन के बाहर आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, क्या ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी, ये जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगाओगे, Yes, sir, मॉड लगाओगे, मॉड का इंपॉर्टेंस है। अब मॉड या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब साइन माइनस कॉस पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा, जब साइन की वैल्यू ज्यादा कॉस की वैल्यू कम, और नेगेटिव कब होगा, जब जीरो से पाई बाई 2 में नेगेटिव पॉजिटिव। सर 0 से पाई बाई 2 में नेगेटिव होगा, पाई बाई 2 से 1 में। नहीं नहीं नहीं, पाई बाई 4 में। हाँ वेरी गुड, 0 से पाई बाई 4, बहुत बढ़िया। 0 चलो से पाई आपको बाई 4 में इसको, करेंगे इसे। हाँ इसको ग्राफ देख लो, आपको समझ नहीं आता तो 0 से पाई बाई 2 में दोनों का ग्राफ देख लेते। ये देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ बना दिया मैंने 0 से पाई बाई 2। अब मैं कॉस एक्स का ग्राफ दिखा देता हूँ आपको इसी में, 0 से पाई बाई 2 में। ठीक है, ये कॉस का ग्राफ हो गया। तो ये ऊपर वाला ग्राफ है साइन का, नीचे वाला ग्राफ है कॉस का। तो ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ है और वो वाला ग्राफ आपका है साइन एक्स का। तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पाई बाई 4 पे। पाई बाई 4 पे। दोनों की वैल्यू कहाँ पे सेम होती है, पाई बाई 4 पे। तो ध्यान से देखना, तो 0 से पाई बाई 4 में कौन बड़ा है, साइन की कॉस? सर इक्वल है। 0 से पाई बाई 4 के अंदर इस साइन साइन नहीं नहीं, देखो ध्यान, किसका ग्राफ ऊपर है? साइन का। नहीं, ये देखो, ये कॉस का cos ग्राफ है। का। cos का है सर। तो 0 से पाई बाई 4 में कौन सा, ब्लैक वाला ऊपर कि ब्लू वाला? ब्लैक। है ना, ब्लैक वाला ऊपर दिख रहा है, देखो थोड़ा और डार्क दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 4 में कौन बड़ा होगा, कॉस के साइन? सर cos। कॉस बड़ा होगा। तो 0 से पाई बाई 4 में cos x इज ग्रेटर देन sin x। तो sin माइनस cos कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव 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 होगा। तो मतलब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से पाई बाई 4 में। तो 0 से पाई बाई 4 में ये वैल्यू नेगेटिव होगी, जिसका मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो माइनस sin x माइनस cos x। ठीक है, अब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक देखते हैं। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कौन बड़ा है, साइन। इस इंटरवल साइन बड़ा है, साइन ऊपर है, cos साइन बड़ा है, तो साइन माइनस cos कौन सा होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव। क्या ये समझ आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें अब आप तो इंटीग्रेट कर दो कि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, जी सर, माइनस कॉस। माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो मेन आपको ध्यान रखना जल्दबाजी में एक तो दो चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर बाहर बन के मॉड्यूलस बन के बाहर आएगा, और ये मॉड कहाँ पे टूटेगा, π/4 पे। ये मॉड कहाँ पे टूटेगा, π/4 पे। सर इज इट इस तरह क्लियर? की चीजें सर ये चीज हमारी सिर्फ डेफिनेट में ही होगी ना, इंडेफिनेट में नहीं होगा मोड। हाँ, इंडेफिनेट में तो कुछ नहीं फर्क, वहां पे तो इंटीग्रेशन आपको करना है, लेकिन ये मॉड तो हमेशा आएगा ही सही। आ रहा समझ में? सर उसमें हम ना ब्रेक नहीं करेंगे ना, क्योंकि हाँ, वहां पे तो आपको फंक्शन इंडेफिनेट में। आप वहां तो ब्रेक नहीं कर सकते, पर वहां पे से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन ये अंडर रूट के अंदर जब भी जहां पे भी क्वेश्चन ऐसे आए, कभी भी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो मॉड्यूलस आपको हमेशा लगाना है, ठीक है? सर हमने पहले करे थे ना इंडेफिनेट में, तो उसमें नहीं थे ना, मोड नहीं लगा रहे थे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया कैसे किया हमने? तो आपको कभी भी देखो, ये तीन जो फंक्शन मैंने आपको आज सिखाए हैं, इसमें कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन या स्पेशल फंक्शन आते हैं, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह गया, तो फटाफट उसको देख लो, लास्ट एक और ये वाला। कभी कभी क्या होता है, हमको डेरिवेटिव पूछ लेते हैं। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन साइन ऑफ टी डी टी, ठीक है? और यहाँ पे कोई वेरिएबल लिमिट्स में वेरिएबल है एक्स का, जैसे यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, लेकिन जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट नहीं, कुछ है यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ दिया है 3x की पावर 4, ठीक है? ये दिया हुआ है। तो अब जैसे अब इसको इंटीग्रेट करोगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या करोगे, कॉस माइनस कॉस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो ये पूरा कोई ना कोई फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। क्या जी यहाँ पे सर, समझ में आया? तो कभी भी अगर लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट में वेरिएबल फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए, वेरिएबल। अब इसका पूछा डिफरेंशिएशन, अब इसका क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं लेबनिट्ज इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है? आपको इसको डिटेल में नहीं जानना है कैसे आया, फिलहाल अभी इसका बस फॉर्मूला ध्यान रखो कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से सुनना सब लोग। सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट, मतलब 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर देना, और फिर इसकी वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर रख देना। ये वैल्यू इस फंक्शन के अंदर, मतलब साइन के अंदर 3x की पावर 4, ये काम कर दिया। फिर माइनस सेम लोअर लिमिट के साथ करना है, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर क्या करना है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और इसकी वैल्यू वापस इसके अंदर रख देनी है, ठीक है? अगर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। अगर कांस्टेंट आएगा तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0, ठीक है? तो क्या करना है, वापस सुनो, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 12x3। फिर अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर रख देना, अपर लिमिट को किसके अंदर रख देना, फंक्शन के अंदर, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और लोअर लिमिट को फंक्शन के अंदर, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया 12x³ sin x। इसका आंसर आ गया। बेसिकली इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका होता है, ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका होता है, ठीक है? सर सीधा हम कर दे तब नहीं होता कि हम कोस का ऐसा करते फिर x की वैल्यू उसमें रखते, हाँ, ना वो गलत अपर होता है। माइनस लोअर। हाँ, वो भी कर सकते हो। क्या आप इसको क्या करते हैं, वापिस समझाओ। सर डिफरेंशिएट। हाँ, पहले इंटीग्रेट करते फिर डिफरेंशिएट करते। हाँ, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इंटीग्रेट करो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, और फिर उसको डिफरेंशिएट, लेकिन वो लेंदी जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आसान क्या है कि डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट करो इनटू दिस फंक्शन, माइनस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस फंक्शन, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूँ। देखो मान लो ये वाला 0 से x³ अंडर रूट ऑफ cos t dt, ये दिया हुआ है। वो पूछा इसका डिफरेंशिएशन, ये fx है, मान लो ये क्या है, कोई फंक्शन ऑफ x, इसका पूछा डिफरेंशिएशन। तो सब लोग सोचो कैसे करेंगे। अभी आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उससे बताओ। सबसे पहले किसका करेंगे, सर अपर लिमिट का, अपर लिमिट का बोलो, डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x²। 3x²। सब लोग बोलो 3x²। और फिर क्या करेंगे इसको, सर कोस में रख देंगे t की जगह पे, t की जगह क्या रख x³ देना, x³। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया। अब इसके आगे माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो 0 ही हो जाएगा, सर पूरा 0 हो जाएगा। 0 ही हो जाएगा। आ रहा है समझ में सर ठीक है, वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हो मैं आपको इस पे करा देता हूँ, जो एक इसी का एप्लीकेशन है। एक सेकेंड।
इसको देख लो ध्यान से फॉर्मूले को, एक सॉल्व एग्जांपल है, मैं वो ट्राई करा रहा हूँ, 1 मिनट। अब ये देखो डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएशन का यूज हम मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज में मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सॉरी लिमिट्स में कहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। जैसे लिमिट्स में भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है, राइट। तो अलग अलग जगह पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर आ रहा है समझ में? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मतलब बेसिकली ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये तरीका अगर पता होगा तो आप कर लोगे क्वेश्चन को। 1 मिनट में एग्जांपल आपके सामने दिखा रहा हूँ, फिर एक आप ट्राई कर लेना, फिर हम क्लास एंड करते हैं। चलो देखो 1 मिनट, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन है तो ये आपको पता होना। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, अब ये फंक्शन दे दिया था ऐसा कुछ, बोला इसका मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे आता है, जहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते थे, उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते थे, याद आया? जी सर। यस सर। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो इसको डिफरेंशिएट हमने किया है और 0 से इक्वेट कर दिया, और फिर उस 0 से इक्वेट करने के बाद उसका क्या निकाल लिया, मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट। एक बार ध्यान से देख लो इस एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उससे ट्राई कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आया समझ में क्या है? कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट, बताओ जल्दी से, चलो। सर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जी सर। हाँ, फिर क्या करेंगे, जो हमारा कोई दे रखा है हमें फंक्शन, इसमें टी की जगह पर वो रख देंगे एक्स स्क्वायर। हाँ, x टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स की तो पावर 4 माइनस प्लस 5 5x एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो यही आ गया है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। इस डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो x की वैल्यू ये आ रही थी। तो इन पॉइंट्स पे क्या आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा, फिर तो अपन आगे चेक कर लेंगे फिर डब। क्लियर है? तो बेसिकली आपको समझने का ये मतलब था कि इसका डिफरेंशिएशन में भी रोल आ सकता है। तो कैसे डिफरेंशिएशन करना, फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर उसके वैल्यू को फंक्शन में रखना, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर उसको फंक्शन में रखना। क्या क्लियर है? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन कर लो, ये इसका डिफरेंशिएशन करना इस बार टी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे अंदर एक्स है लेकिन डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना। करो डिफरेंशिएट सब लोग और बताना फाइनल आंसर कितना है। कर लो ट्राई एक बार सब लोग बच्चों। तो सबसे बताओ, किया सबने? टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। यस सर। तो बताओ ऊपर क्या है, सबसे पहले क्या लिखूं? सर 3t स्क्वायर। हाँ टी क्यूब, सबसे पहले किसका करेंगे, टी क्यूब का। तो टी क्यूब का कितना हो गया, 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर अब क्या करेंगे, 1 अपॉन में log t क्यूब वेरी गुड, 1 अपॉन में x की जगह रख देंगे टी क्यूब, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2t 2t इनटू में 1 upon log t स्क्वायर। वेरी गुड, log ऑफ टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आज आपने देखा होगा कि आज की क्लास में अपन ने कितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, है ना। सर स्टार्टिंग कहाँ से करी थी अपन ने, ग्रेटेस्ट इंटीजर से स्टार्टिंग करी थी। यस सर। स्टार्टिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक सिंपल क्वेश्चन से करी थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर्स पे ब्रेक होगा। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ले आया। फिर मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे इंटीजर होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे इंटीजर होगी। जैसे एक्स स्क्वायर को 2 से इक्वेट करोगे तो एक्स कितना आएगा, √2। एक्स स्क्वायर को 3 से इक्वेट करोगे तो एक्स कितना आएगा, √3। ठीक है, तो जहां पे भी इंटीजर होगा वहां पे मेरी लिमिट्स को मैंने ब्रेक करना पड़ेगा। को ब्रेक करा, फिर इनकी वैल्यू पुटअप करी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। सेम यहाँ पे एक इनवर्स फंक्शन मैंने दिया कॉट इनवर्स। अभी कॉट इनवर्स जो फंक्शन होता है उसकी रेंज होती है 0 से पाई, मतलब 0 से 3.14 तक लाई करता है। तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 और 3। तो वापस हमने यही देखा
कि ये इंटीजर किस किस इंटरवल में हो रहा है, मतलब y की वैल्यू 0 से 1 किस इंटरवल में आ रही है, 1 से 2 कहाँ पे बन रहा है, 2 से 3 और 3 से ज्यादा कहाँ बन रहा है। ठीक है, वहां पे इसकी लिमिट्स को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ग्राफ से और ज्यादा अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि हमको पता नहीं था कॉट 3 कॉट 2 कॉट 1 कहाँ पे लाई करेंगे। ठीक है सर फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, राइट। इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ज्यादा आसान तरीका कौन सा, ये वाला, कि आप इसको किसमें ब्रेक कर दो, पीरियोडिक फंक्शन में ब्रेक कर दो। इसका जो सेकंड मेथड है वो ज्यादा सही है, ये वाला, इससे जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे। तो 0 से अगर 4 है तो 4 टाइम्स 0 से 1 करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये मेथड ज्यादा सही है। सर ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें x की जगह पे x+1 या x/4 इस तरह कुछ दे रखा हो तब भी हो जाएगा? हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह कुछ और दे देना तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेना। जैसे मान लो 2x दे दिया या x/3 दे दिया, x/3 को क्या मान लेना, t मान लेना। तो समझा, सब्स्टिट्यूशन तो कर ही सकते हैं यस अपन, सर। है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t बन जाएगा। तो आपके लिए फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसको आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना। मतलब अगर x की जगह 2x दे दिया, 3x दे दिया, x/3 x/4 दे दिया, है ना, या 1 + x दे दिया, 2 + x, उसको क्या मान लेना, t मान लेना। फिर dx की जगह dt रिप्लेस हो जाएगा और लिमिट्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके। फिर देखो ये अगर 7 देखें तो 7 आगे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि अगर पीरियोडिक फंक्शन है, n टाइम्स ऊपर 3 दिया तो n को आगे ले आओगे, 0 से t इंटीग्रेट करके n से मल्टीप्लाई करो या 0 से nt इंटीग्रेट करो, बात क्या है, सेम है। ये कब वैलिड होगा, जब fx पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, और पीरियोडिक Yes, sir. फंक्शन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने मॉड्यूलस फंक्शन के कुछ एग्जांपल देखे। मॉड्यूलस कहाँ पे डिफाइन होगा, जहाँ पे अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जहाँ पे होगी उसके हिसाब से मॉड्यूलस डिफाइन होगा। ठीक है, और फिर अगर मान लो 2 मॉड्यूलस है तो उसको दोनों को अलग अलग ब्रेक करना है। Sir. फिर ये वाला फंक्शन भी ध्यान रखना है कि इस sin x - cos x का होल इसको मॉड बना, फिर ये कहाँ पे ब्रेक हुआ, π/4 पे। π/4 पे हमने ब्रेक किया, फिर इसको प्लस माइनस अलग अलग करके इंटीग्रेट किया, और लास्टली ये डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन देखा कि कैसे हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यस सर। ओके। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। सर वो आपने लास्ट क्लास के नोट्स नहीं भेजे, अभी तक भेजे थे। हाँ, वो लास्ट क्लास में तो अपन ने बेसिक कवर किया था, मैं इसको आज कंबाइन करके भेज दूंगा इस दोनों लेक्चर के। ठीक है सर प्लीज। हाँ, और कोई किसी को कुछ बोलना है? एंड सर हमारे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर चेंज कर दिए हैं। अच्छा, हाँ, एक्चुअली वो बैचेस थोड़े अभी सफल हो गए हैं बच्चों, बैचेस थोड़े छोटे छोटे कर दिए, इसके कारण आपके टीचर्स थोड़े चेंज हो गए होंगे। दोनों ही चेंज हो गए आपके पुराने वाले मतलब ज्यादा अच्छे। अच्छा, उनको पुराने साहब सेट थे क्या? ठीक। कौन Yes, पढ़ा रहा sir. है आपको? सर सोमेश सर पढ़ा रहे थे और अमित सर पढ़ा रहे थे। अच्छा, सर सोमेश मतलब सर। काफी सारे सब्जेक्ट में टीचर सफर हो रहे थे बीच में। क्या हुआ रहा था? मतलब टीचर्स नए नए आ रहे थे, पुराने जा रहे थे, कई बार वापस पुराने आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन से टीचर है। ना ना, ऐसा ऐसा देखो, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी बैचेस इसलिए सफल हो गए क्योंकि एक्चुअली आपकी जैसे B14 में बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, मतलब एक कभी कभी 60 से 70 स्टूडेंट आते थे तो बहुत बच्चे ज्यादा हो जाते थे, इसलिए इसको क्या बैचेस को थोड़ा स्मॉलर पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो उसमें जब बैचेस छोटे पार्ट में टूटे तो नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो उसके हिसाब से भी टीचर चेंज हो। और वो जैसे अगर बीच पहले जो चेंज होता उसमें तो सिर्फ तभी चेंज होता था, मान लो कोई टीचर अगर एब्सेंट होता था तो उसकी जगह कोई और क्लास ले रहा है। जैसे अगर मैथ्स में मान लो आविश सर ने क्लास ली तो हो सकता है मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो कभी कभी मैथ्स की क्लास चेंज हुई होगी। बाकी जनरली तो मैं ही लेता था आपकी क्लास, राइट। यस सर। हाँ, और अभी भी जो टीचर आपको पढ़ा रहे वो भी सारी बैचेस लेते थे। ठीक है, बस उसमें यही हुआ कि अभी बैचेस थोड़ा आपको सेग्रीगेट करे, छोटे बना दी, ताकि आप 1 to 1 डाउट पूछ सको। जैसे अभी आपकी बैच में 17-18 बच्चे हैं तो आप इंडिविजुअल आप अच्छे से डाउट पूछ सकते हो। पहले 60-70 बच्चे थे एक बैच में। ठीक है, तो फिर वो पढ़ाएंगे नहीं सोमेश सर और अमित सर? हाँ, वो पढ़ाएंगे अभी आपको। सोमेश सर तो काफी अच्छे हैं, मतलब सोमेश सर वो आपको। चेंज कर दिए। अच्छा सर हमारी लास्ट 2 क्लास में दूसरे हुए ना। सर जिसके जो नए टीचर आए मतलब वो काफी ठीक ठाक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आप पुराने वाले हमें सही लग रहे थे, सेट है हमारे लिए। कौन सा B14 ना? सर हमारे GB26। GB26 मैंने बैच तो B14 है ना। जी सर।